नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में कुछ वैकेंसी आ गई है। जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है या बीई बीटेक किया हुआ है उनके लिए वैकेंसी है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिशियन या पावर ट्रांसमिशन जो बिजली कंपनियां होती हैं उसमें वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी की सबसे ख़ास बात ये रहेगी दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो बिजली कंपनियां होती हैं मध्य प्रदेश में पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में बटी हुई हैं। जनरली क्या होता है कि कई लोग मान लीजिए पश्चिमी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पश्चिमी क्षेत्र में उनकी अगर जॉइनिंग हो गई है तो फिर उनका ट्रांसफ़र पूर्वी क्षेत्र में नहीं हो पाता। यदि कोई मध्य क्षेत्र में काम कर रहा है और वो पूर्वी क्षेत्र का रहने वाला है तो उनका पूर्वी क्षेत्र में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। ये पॉलिसी बनने की कोशिश की जाती है कि आप पूर्वी से मध्य में, मध्य से पश्चिम में आ सकें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लोग 15-15 साल लोगों को काम करते हुए ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 136 के आसपास इसकी ब्रांचेज़ हैं और अब कहीं भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। बस शर्त ये रहेगी वहाँ पर पद खाली है तो आप कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हो। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, मान लीजिए मध्य प्रदेश में आप बालाघाट साइड के हैं और किसी कारण से आपका ट्रांसफ़र कहीं जबलपुर साइड में हो गया है तो आप आसानी से जबलपुर से बालाघाट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। या मान लीजिए आपका भोपाल साइड में हो गया है और आप बालाघाट साइड में, तो भोपाल से बालाघाट ट्रांसफ़र आसानी से करा सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है, और संविदा की भर्ती नहीं है, ये सीधी भर्ती नियमित पदों की भर्ती है। इसकी पूरी जानकारी क्या है, क्या इसमें योग्यता है, उसके बारे में हम पूरा नोटिफिकेशन जानेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में विभिन्न नियमित पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन नियमित पुस्तिका 2025-26 मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम है तथा प्रदेश में विद्युत पारेषण के क्षेत्र में कार्यरत है, के द्वारा निम्नलिखित संवर्गों के रिक्त पदों हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से दिनांक 4 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन पर आमंत्रित किए जाते हैं। आपको बता दें कि इसकी लास्ट डेट निर्धारित हो गई है। लास्ट डेट इसकी 4 अगस्त है। 4 अगस्त तक आपके आवेदन लिए जाएंगे। अब कौन कौन से पद दिए हुए हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला पद है आपका सहायक अभियंता पारेषण। सहायक अभियंता की बात करें, ये तृतीय श्रेणी का पद है, सेकंड ग्रेड का पद है। इसमें टोटल जो वैकेंसी शो हो रही हैं वो 37 शो हो रही हैं मुख्य भाग, और प्राविधिक भाग 42 शो हो रही हैं। आपको बता दें दूसरा जो पद है वो विधि अधिकारी का पद है, ये भी सेकंड ग्रेड का है। इसमें पद बहुत कम है, एक एक वैकेंसी है। तीसरा जो है कनिष्ठ अभियंता है, इसमें ये थर्ड ग्रेड का पद है। इसमें टोटल वैकेंसी 114 और 98 दी हुई दिखाई दे रही है। फिर कनिष्ठ अभियंता है सिविल, इसमें जो है थर्ड ग्रेड का पद है ये। इसमें जो पद हैं वो 10-10 कम पद दिए हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पद जो है जिसके लिए सबसे ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है लाइन परिचारक का है, जिसमें 18 और 20 हैं। ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। और दूसरा आपका उपकेंद्रक परिचारक है, इसमें 137-158 है। इसमें भी चतुर्थ श्रेणी के पद, इसमें भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। तीसरा जो है वो सर्वेयर परिचारक चतुर्थ श्रेणी है, इसके अंदर भी 7 और 8 पद हैं। आपको क्लियर कर दूं कि इसमें जो मैक्सिमम आयु होगी वो मैं अलग से बताऊंगा, लेकिन इसमें मिनिमम जो आयु है, यदि आप सेकंड ग्रेड के हैं, मैं क्लियर कर देता हूं, यदि आप सेकंड ग्रेड के हैं, सेकंड ग्रेड का मतलब ये हो गया कि आपका एक तो सहायक अभियंता और दूसरा विधि अधिकारी, ये जो पद हैं इसके लिए जो मिनिमम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम वाला इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन जो थर्ड ग्रेड है कनिष्ठ अभियंता सिविल, और जो चतुर्थ श्रेणी लाइन परिचारक और उपकेंद्र परिचारक, इसके लिए मिनिमम 18 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है। मिनिमम, मैक्सिमम की हम आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दिव्यांग के लिए भी कुछ पद जारी किए हुए हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी दिव्यांग के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र धारी बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले अभ्यर्थी को ही इस श्रेणी में आरक्षण की पात्रता होगी। यानी उसका क्या है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा है उसका दिव्यांग जो हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट है वो सक्षम अधिकारी द्वारा होना चाहिए। दूसरी बात, आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सहायक अभियंता है, जो सेकंड ग्रेड का पद है, उसमें जो शैक्षणिक योग्यता है, अभ्यर्थी को AICTE या UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से
इंजीनियरिंग से पूर्णकालीन नियमित बीई या बीटेक की डिग्री हो या एएमआई डिग्री निम्न से उत्तीर्ण होना चाहिए। कितनी होनी चाहिए आपको बता दें, जो अनारक्षित है और मध्य प्रदेश का मूल निवासी है उसके लिए 65% उसमें आपको परसेंटेज होना चाहिए। और मध्य प्रदेश का जो मूल निवासी है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का है और या ईडब्ल्यूएस का है और दिव्यांग श्रेणी का है, उसके लिए 55% चाहिए। और मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कार्मिक है, कोई संविदा कर्मी है या दूसरे उत्तर में पूर्व में काम कर रहा है, तो उसमें न्यूनतम 60% चाहिए। इसका वेतनमान 56,100 से लेकर 1,77,500 तक है, लेवल 12 के अनुसार। आपको बता दें, जो विधि अधिकारी है उसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो अभ्यर्थियों को यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से पूर्णकालीन विधि स्नातक न्यूनतम जो स्नातक की डिग्री वो 60% होनी चाहिए, तथा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्यरत कर्मियों को न्यूनतम 55% होना चाहिए, उसका सीजीपी उत्तीर्ण होना चाहिए। इसका भी ग्रेड पे भी सहायक अभियंता की तरह विधि अधिकारी का भी ग्रेड पे 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये तक है। तीसरा जो पद की बात करें वो कनिष्ठ अभियंता का पद है, उसमें AICTE या यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से अनारक्षित मध्य प्रदेश के मूल निवासी श्रेणी के न्यूनतम 65% होना चाहिए, या मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की जो उत्तरवर्ती कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी हैं उसमें 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है, उसमें 60% होना चाहिए। आपको क्लियर कर दूं, या मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति हैं या ईडब्ल्यूएस है या दिव्यांग हैं, उनको 5% की छूट और दे दी गई है, उसमें 55% के साथ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में नियमित डिप्लोमा या बीटेक या AMI डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए, ITI आपकी होनी चाहिए। इसका जो ग्रेड पे है वो 32,800 से लेकर 1,36,000 लेवल 8 के अकॉर्डिंग पद है। अगला पद है कनिष्ठ अभियंता सिविल AICTE या यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से अनारक्षित मध्य प्रदेश के मूल निवासी श्रेणी के अभ्यर्थी को 65% या मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में है कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, तो उसको 5% की छूट दे दी है, 60% का CGP होना चाहिए। या मध्य प्रदेश की मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति EWS दिव्यांगता के लिए 5% की छूट और दे दी है, इसमें 55% का CGA के साथ सिविल इंजीनियर में नियमित है, सिविल इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा बीटेक या AMI डिग्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसका जो ग्रेड पे है वो 32,800 से लेकर 1,36,000 तक है। अगला जो पद है लाइनमैन, केंद्र या राज्य सरकार, याद रखिए, केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। लाइनमैन के लिए कौन सी क्लास पास होना चाहिए? 10वीं क्लास पास होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? एवं केंद्र या राज्य सरकार NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा प्राइवेट ITI संस्था से 2 या 3 वर्षीय विद्युत कार्य इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI परीक्षा उत्तीर्ण अप्रैक्टिस प्रशिक्षण अवधि को छोड़कर ITI आपको डिप्लोमा होना चाहिए। ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रिकल ट्रेड से शहडोल, रतलाम, रामपुर एवं नामदम इत्यादि ICT 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु पात्र होंगे। कुल मिलाकर ITI 2 या 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। इसका जो ग्रेड पे है 19,500 से लेकर 62,000 तक का ग्रेड पे लेवल 4 में। दूसरा है उप केंद्र चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, उप केंद्र परिचारक है। केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। केंद्र या राज्य सरकार शासन से NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से या प्राइवेट ITI से 2 या 3 वर्षीय विद्युत कार्य इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रिकल ट्रेड से शहडोल, रतलाम, रामपुरा एवं नर्मदापुरम इत्यादि ITI से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु पात्र होंगे। इन जिलों के नाम इसलिए लिखे गए हैं, शायद पहले इसकी मान्यता नहीं होगी, फिर इसकी मान्यता कर दी होगी, इसलिए उसको जस्टिफाई कर दिया है। इसका जो ग्रेड पे है 19,500 से लेकर 62,000 तक है, लेवल 4 में। नेक्स्ट पद है सर्वेयर परिचारक, केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए, या केंद्र या राज्य शासन NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्राइवेट ITI संस्था से 2 वर्षीय सर्वेयर ट्रेड में ITI परीक्षा उत्तीर्ण अप्रैक्टिस
प्रशिक्षण को छोड़कर आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित सर्वे ट्रेड में शहडोल, रतलाम, रामपुर, नंदपुर इत्यादि आईटीआई से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु पात्र होंगे। 2 वर्षों या 3 वर्षों से कम नहीं चलेगा। इसका जो ग्रेड पे है 19,500 से लेकर 62,000 तक का ग्रेड पे है, सेम इसका भी ग्रेड पे वैसा ही रहेगा। आयु सीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि आयु सीमा की जो गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। दूसरी बात, कंपनी अंतर्गत द्वितीय श्रेणी के पदों पर आवेदन के लिए न्यूनतम 21 वर्ष, यानी कि अगर सेकंड ग्रेड का पद है तो 21 वर्ष और थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड का जो पद है उसमें न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए जो अधिकतम आयु है उसके लिए चार्ट दिया हुआ है। मैं एक बार रिपीट दोबारा करता हूँ, आयु की गणना 1 जनवरी 2025 में जो स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। दूसरी बात, जो सेकंड ग्रेड के पद हैं उसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष और जो थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के जो पद हैं उसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तीसरा, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड के लिए अधिकतम आयु में ये छूट दी हुई है। पुरुष यदि वो है, अनारक्षित वर्ग है, ईडब्ल्यूएस है या अन्य राज्य का अभ्यर्थी, यानी कहीं ना कहीं वो जनरल का है या ईडब्ल्यूएस भी उसके पास है या बाहर राज्य का भी है, बाहर राज्य के भी मध्य प्रदेश में फॉर्म भर सकते हैं, तो उसकी जो अधिकतम आयु है 40 वर्ष है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश का मूल निवासी महिला है और अनारक्षित है, अनारक्षित मतलब जनरल, और ईडब्ल्यूएस है तो 45 वर्ष। कुल मिला के मध्य प्रदेश की जो मूल निवासी महिला है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो चाहे वो जनरल हो, उसके लिए 45 वर्ष की छूट है। और जो पुरुष है मध्य प्रदेश का अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस, उसके लिए 40 वर्ष की छूट है। और अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो हैं बाहर के जो हैं उनके लिए 40 वर्ष की छूट रहेगी। मध्य प्रदेश की मूल निवासी जो हैं पुरुष और महिला आरक्षित वर्ग, आरक्षित में कौन कौन आ जाएंगे, अनुसूचित जाति आ जाएगी, अनुसूचित जनजाति आ जाएगी, है ना। उसके बाद आपका जो अन्य पिछड़ा वर्ग आ जाएगा और दिव्यांगजन हो जाएंगे जिसकी उम्र 45 वर्ष है। दूसरा, मध्य प्रदेश के मूल निवासी पुरुष, महिला, शासकीय निगम मंडल, स्वशासित संस्थाएं में होमगार्ड कर्मचारी हैं, उनके लिए भी 45 वर्ष की छूट दी हुई है। जो अगर वो पूर्वी उत्तर में कहीं काम कर रहा है उसको भी 45 वर्ष तक की छूट दे दी गई है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह से बहुत ही अच्छा पद है, आपको बता दें इसके फॉर्म आपको भरने चाहिए, बहुत ही अच्छे पद दिए हुए हैं। आपको बता दें, यदि मान लीजिए किसी कारण से किसी के नंबर बराबर आते हैं तो जिसकी मार्कशीट में उम्र ज़्यादा होगी उसको वो पद दिया जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई एक वैकेंसी है और उसमें 2 लोगों के नंबर सेम आ जाते हैं। अब 2 लोगों के नंबर सेम आ जाते हैं तो वो किस तरह से डिसाइड होगा, तो मैं आपको बता दूं, उन दोनों की 10th की मार्कशीट देखी जाएगी। 10th की मार्कशीट में जिनके जो मार्क्स हैं, 10th की मार्कशीट में उनके जो मार्क्स हैं, मार्क्स कह रहा हूँ सॉरी, 10th की मार्कशीट में उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है जो सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसको पहले वो पद दे दिया जाएगा। इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा मैं और आपको जानकारी बता देता हूँ जो इसमें इम्पोर्टेंट है। चयन प्रक्रिया सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी चयन प्रक्रिया में बता दूं, आवेदकों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। आपको बता दें, कंप्यूटर आधारित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पी होगा, यानी कि 100 नंबर की परीक्षा आएगी और एक प्रश्न 1 अंक का होगा। सीबीटी हेतु पदवार पाठ्यक्रम पृथक से प्रस्तावित किया जाएगा। अभी तक इसका पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु पदभार जो पद के अकॉर्डिंग है, सेकंड ग्रेड का अलग रहेगा और चतुर्थ श्रेणी का अलग रहेगा। उन दोनों का जो पाठ्यक्रम होगा उसको अलग से प्रस्तावित किया जाएगा। आपको बता दें, सीबीटी में न्यूनतम कट ऑफ 25% होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया 100 नंबर की परीक्षा है तो कम से कम आपको 25 नंबर लाने होंगे, तभी आप मेरिट के अंदर आएंगे। उसके अकॉर्डिंग पदों की गणना की जाएगी। लाइन परिचारक, उपकेंद्र परिचारक, सर्वेयर परिचारक प्रशिक्षक के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण, आपको बता दें जो लाइनमैन है, उपकेंद्रक है और सर्वेयर है उसके लिए फिजिकल भी होगा। फिजिकल में क्या होगा वो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। शारीरिक दक्षता परीक्षण तो चयनित उम्मीदवारों के लिए सूची कंपनी की वेबसाइट प्रकाशित की जाएगी जो कि विज्ञापित रिक्तियों की अधिकतम 3 गुना के समतुल होगी। देखिए, ऑनलाइन परीक्षा एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 15 किलोग्राम का वजन लेकर 10 मिनट तक 1 किलोमीटर चलना होगा, यानी कि आपकी पीठ पर 15 केजी का वजन होगा और 10 मिनट में आपको 1 किलोमीटर तक चलना होगा।
एक बार में सारी दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण ना करने पर आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। आप अगर नहीं कर पाते हैं तो आप आउट हो जाएंगे। इसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको बता दें कि ऑनलाइन परीक्षा में 2 या 2 से अधिक आवेदकों के प्राप्तांकों के समान होने पर वरीयता का निर्धारित कैसे होगा। मैंने अभी बताया था कि एक पद है और 2 लोगों के समान नंबर आते हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपको बता दें, जन्म तिथि के अनुसार अधिक आयु वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। समान तिथि जन्म तिथि होने पर अर्हता परीक्षा में अधिक अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। एक या एक से अधिक आवेदकों को उपरोक्त दोनों शर्तों के समान होने पर कक्षा 10वीं में अधिक अंक वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला लिखा हुआ है, दिव्यांगजनों के प्रकरण मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय निःशक्तन कल्याण विभाग 22/1/2008 में इंगितानुसार अभ्यर्थियों को चयन प्राथमिकता दी जाएगी। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए कोई एक पद है और एक पद के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि एक पद है और उस एक पद के लिए मान लीजिए 2 व्यक्ति क्वालिफाई कर गए, क्योंकि उनके दोनों का अंक समान है। तो उसमें क्या होगा, जब दोनों अंक समान है तो दोनों में से जाएगा तो एक ही अंदर। तो उसमें क्या होगा कि जन्म तिथि के अनुसार अधिक आयु वाले को फिर उनकी 10th की मार्कशीट देखी जाएगी और 10th की मार्कशीट में उनकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको पद मिल जाएगा। मान लीजिए उनकी जन्म तिथि भी बराबर है, नंबर भी बराबर है, जन्म तिथि भी बराबर है। उसके बाद क्या होगा, अगर जन्म तिथि भी बराबर है तो अधिक अंक वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। जिसके अधिक अंक होंगे उसको प्राथमिकता मिल जाएगी। अब मान लीजिए एक या एक से अधिक आवेदकों के उपरांत दोनों शर्तें समान होगी, उनके अंक भी समान हैं, 10वीं के अंक भी समान हैं, जन्म तिथि भी समान है, तो क्या होगा, फिर 10वीं में अधिक अंक वाले आवेदकों को 10वीं में सबसे अच्छी परसेंटेज बनी होगी उसके अकॉर्डिंग उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा है। ये परीक्षा शहर में केंद्र के आवंटन संबंधी कंपनी का निर्णय अंतिम में बाध्यकारी होगा, आपको मालूम होना चाहिए। इसमें जो जनरल है उसके लिए 1200 फीस है और उसके अलावा जितने भी लोग आएंगे उनके लिए 600 रुपये फ़ीस होगी। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदक के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। जब भी आप अपना फॉर्म भरने जाएँ, 10वीं की मार्कशीट ले जाएँ, मध्य प्रदेश का मूल निवासी ले जाएँ, जाति प्रमाण पत्र ले जाएँ, आय एवं संपत्ति का प्रमाण पत्र ले जाएँ, आय प्रमाण पत्र ले जाना चाहिए, अन्य पिछड़ा वर्ग का, दिव्यांग हैंडीकैप्ट है तो उसका, दिव्यांग का मध्य मूल निवासी दिव्यांग आवेदकों हेतु, यानी कि मैं बात क्लियर कर दूं कि दिव्यांगता अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांग आवेदन हेतु, यानी कि अगर हैंडीकैप्ड है तो बाहर राज्य का हैंडीकैप्ड नहीं चलेगा। मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए आपके मध्य प्रदेश की भर्ती है और यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं, हैंडीकैप्ड हैं, तो आप जनरल में ही गिने जाएंगे। आप ये ना सोचें कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ तो मैं मध्य प्रदेश में हैंडीकैप का फ़ायदा ले सकता हूँ। आप बाहर के राज्य के हैंडीकैप्ड व्यक्ति मध्य प्रदेश में भाग नहीं ले सकते। मध्य प्रदेश के यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो ही आप उसमें भाग ले सकते हैं। आवेदक के पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है उसकी अंकसूची होनी चाहिए। निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, अभी लागू हो। आवेदक का नवीन रंगीन छायाप्रति यानी उसका फोटोग्राफ होना चाहिए। आवेदक के हस्ताक्षर होने चाहिए। आयु सीमा में छूट के संबंध में आवश्यक दस्तावेज, यानी कि आपको जिसके कारण अगर EWS के कारण आपको एज में छूट मिल रही है या OBC के कारण छूट मिल रही है, SC/ST के कारण छूट मिल रही है, तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा। आधार कार्ड भी आपको ले जाना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट, तारीख का विशेष ध्यान रखें, इंतज़ार बिल्कुल न करें। 4 जुलाई से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 4 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। यदि आपने फॉर्म भरते हुए कुछ गलती कर दी है तो 31 जुलाई 2025 से लेकर 6 अगस्त 2025 तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। ध्यान से फॉर्म भरें, जो जानकार हो उसके पास ही जाएं, वो अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरने से पहले अच्छे से अपने नोटिफिकेशन को रीड कर लें। कारण क्या, अभी भर्ती निकली थी इलेक्ट्रीशियन की, लाइनमैन की भर्ती निकली थी। कई लोगों ने एक्स सर्विसमैन का विकल्प चयन कर लिया था। लोगों का 26, 36 नंबर पर सिलेक्शन हो गया। जब वो वेरिफिकेशन के लिए गए तो 15, 16 बच्चों को आउट कर दिया गया। इसलिए आपसे निवेदन है कि जब भी आप फॉर्म भरें अच्छे से इस नोटिफिकेशन को रीड कर लें, इस वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ लें। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, तो उसमें मैं उसको अच्छे से आंसर दे दूँगा या उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। ध्यान रखना, 4 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें।
फॉर्म भरने के बाद घर पे आकर उस फॉर्म को अच्छे से चेक करें, कुछ गलती ना हो गई हो। कई बार क्या होता है कि हम साइबर बैठते हैं, हमें लगता है कोई गलती नहीं हुई है, घर पे आकर देखता है हमें गलतियाँ मिल जाती हैं। उसके लिए संशोधन आप ज़रूर करा लें। दूसरी बात और बताते हैं आपको, पात्रता के बारे में मैंने आपको बता ही दिया हुआ है, बहुत सारी इसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें बॉन्ड भी दिया हुआ है। बॉन्ड का मतलब ये हो गया कि आप जॉब वगैरह छोड़ के जाते हैं तो उसमें आपको राशि जमा करनी पड़ेगी। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लेना। पहला काम है सिलेक्शन होना, पहला काम है अपनी नौकरी को लेना, उसके बाद बाकी चीज़ें क्लियर होंगी। NPS की बाध्यता भी होगी आपको। आपका चयनीय अभ्यर्थी अगर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उपरांत जब आपका प्रशिक्षण हो जाएगा उसके बाद आपको पता है इसमें जो सहायक अभियंता इनका और विधि अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता इनके लिए 1-1 वर्ष का है, और लाइनमैन, उपकेंद्रक और सर्वेयर के लिए 6-6 महीने का है। प्रशिक्षण के बाद कंपनी के प्रभावी नई पेंशन योजना में आप शामिल होंगे। आपका 10% की कटौती होगी, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। और जो आपकी परिवीक्षा अवधि है वो तृतीय चतुर्थ के पदों के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण अवधि जो है 3 वर्ष की है। 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के अधीन होगी, यानी कि आपकी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड जो है उसके 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि, प्रोविजन पीरियड जिसे बोला जाता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और 2nd ग्रेड के पदों के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात अभ्यर्थी 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाएगा। आपको क्लियर कर दूं कि 2nd ग्रेड के यदि आप बन जाते हैं तो आपको केवल जो प्रोविजन पीरियड है वो 2 वर्ष का रहेगा, उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। और 3rd और 4th ग्रेड का उसके लिए जो प्रोविजन पीरियड रहेगा 3 वर्ष का रहेगा, उसके बाद आप स्थायी भर्ती में शामिल हो जाएंगे। ये आपका पूरा अनुभव प्रमाण पत्र दिया हुआ है। अनुभव प्रमाण पत्र का वो हो गया कि जो अनुभव है, जिन्होंने पूर्वोत्तर राज्य विद्युत में संविदा के आधार पर नियमित के कार्य कर रहे हैं, तो उनका अनुभव के अकॉर्डिंग उनमें अगर 1 साल का अनुभव है तो आपको 1 साल की छूट मिल जाएगी। 7 साल का अनुभव है 7 साल की छूट मिल जाएगी। इस तरह छूट के बारे में प्रावधान दिया हुआ है। अच्छे से आप नोटिफिकेशन पढ़ लें, इस वीडियो को देख लें। आपके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। नमस्कार।